मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे चल रही पढ़ाई? जीओसी आगे कंटिन्यू हो रही है बच्चों ये, और हमारी कौन सी क्लास है? ये 8th क्लास है बच्चों हमारी, और 8th क्लास है। और इस 8th क्लास के अंदर अब तक हम लोग समावयवता पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में भी ख़ास बात ये थी बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और थर्ड पढ़ रहे थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्रियात्मक समावयवता। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था एल्कीन कन्वर्ट होता है साइक्लोएल्केन में। फिर बता दिया था एल्काइन कन्वर्ट होता है साइक्लोएल्कीन और एल्का डाइईन में, एल्का डाइईन के अंदर। इसके बाद आपको बता दिया था अल्कोहल कन्वर्ट होता है ईथर में, और ईथर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। इतनी बात हो गई थी बच्चों। आगे बात करें हम लोग तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, कार्बोनिल यौगिकों की बात करें तो क्रियात्मक समावयवता के बारे में ये है बच्चों कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समावयवी है कीटोन का, और कीटोन क्रियात्मक समावयवी है एल्डिहाइड का। ये ध्यान रहे कि एल्डिहाइड में कम से कम 3 कार्बन होंगे जब जाके ये कीटोन का क्रियात्मक समावयवी होगा। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CHO, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। दोनों को गौर से देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, और 3 और 3 6। ऑक्सीजन इधर भी एक, इधर भी एक। फॉर्मूला हो गया C3H6O। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर इसको गौर से अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो यूँ कहेंगे कि अणुसूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो यूँ कह सकते हैं व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सिमिलर बट द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट इज नॉन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यूँ कह सकते हैं एल्डिहाइड का क्रियात्मक समावयवी कौन है बच्चों? कीटोन, और कीटोन का कौन है? एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई है आपके? इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों तो उसके बाद में आता है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखें बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समावयवी है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समावयवी है आपका एस्टर, और एस्टर का क्रियात्मक समावयवी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ एस्टर। यूँ कह सकते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समावयवी होता है एस्टर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एस्टर की बात करें CH3, COO, CH3। अगर आप दोनों को मैच करोगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बात करें 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो यूँ कह सकते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट देन इट इज़ नॉन एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? एस्टर, और एस्टर का कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देन नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों अमाइन के बारे में। अगर अमाइन की बात करें बच्चों तो अमाइन एक दूसरे के आपस में क्या है बच्चों? फंक्शनल आइसोमर हैं। इधर देखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया 1 डिग्री अमाइन, यहाँ लिख दिया 2 डिग्री अमाइन। आप हिंदी में लिख सकते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ये आपस में एक दूसरे के
फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो ये आपका हो गया 1 डिग्री अमाइन, बताइए, ठीक है। इसकी बात करें तो 2 डिग्री अमाइन हो गया हमारे पास में CH3 NHCH2 CH3, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। और 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो ये हो गया CH3 NCH3 CH3। अगर तीनों को मैच करते हैं तो यहाँ पर यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, उधर भी 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बात करें 3 2 5, 2 7 और 2 9, 3 और 1 4, 4 2 6 और 3 9, और 3 3 6 और 3 9। तो अगर आप गौर से नोटिस करते हैं तो तीनों का यूँ कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये आपस में कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो अमाइन की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर या क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। अपने सिलेबस में फंक्शनल आइसोमर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो एल्डिहाइड और कीटोन का पूछा गया है बच्चों, तो उसको ढंग से याद कर लेना। और एक एल्कोहल ईथर का पूछा गया है, 2 हैं, दोनों आसानी से याद हो सकते हैं। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर पूछता नहीं है, कंपटीशन में आता है, याद नहीं करना है, 2 याद करने हैं बस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आइसोमेरिज्म का टाइप बताया था मैंने आपको, टोटेमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म को हम लोग बोलते थे बच्चों चलावयवता, और चलावयवता का एक नाम और बताया था मैंने आपको, डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म ये भी इसका नाम है। और चलावयवता क्या होता है बच्चों, यूँ कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज टोटोमेरिज्म। हाइड्रोजन का फिसलन, हाइड्रोजन का स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों, चलावयवता कहलाता है। इकलौता एग्जाम्पल जो आपको याद करना है वो याद करना है बच्चों, ये आपका लिखा है मैंने, क्या बोलते हो इसको, बोलो क्या बोलोगे, कीटोन। मैंने क्या किया, कीटोन से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या बनेगा बताओ, CH3C हाइड्रोजन आ गया तो OH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, अच्छा इनॉल क्या होता है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, इन। OH को क्या बोलते हैं बताओ, ऑल। तो इन प्लस ऑल क्या हो गया, इनॉल। तो यूँ कह सकते हैं जब एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो, OH भी हो, तो यूँ कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनॉल। और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन। यूँ कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म, इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है भैया, आंसर है चलावयवता कहलाता है, टोटोमेरिज्म कहलाता है। बात समझ आ गया आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज टोटोमेरिज्म या चलावयवता। बात समझ में आ गई। उसके बाद में साइनाइड और आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड भी इसका एग्जाम्पल है किसका, टोटोमेरिज्म का। उसके बाद में टोटोमेरिज्म के बाद में जो लास्ट आपकी आइसोमेरिज्म मैंने बताई थी आपको स्ट्रक्चरल में, उसका नाम बताया था आपको मेटामेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं मध्यावयवता। हेडिंग लिखेंगे मेटामेरिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, हाइड्रोजन के स्थानांतरण या फिसलन को चलावयवता कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज टोटोमेरिज्म। एग्जाम्पल है कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बदलना। नेक्स्ट अगला लिखेंगे बच्चों मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म को हम लोग बोलते हैं मध्यावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों, मध्यावयवता। तो मध्यावयवता क्या होती है बच्चों, मध्यावयवता की अगर हम लोग बात करें तो मध्यावयवता हमारे पास में हो गई शिफ्टिंग ऑफ कार्बन इज नॉन एज मेटामेरिज्म। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3CH2O CH2CH3, तथा यहाँ मैंने कंपाउंड लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया CH3O CH2CH2CH3। यहाँ मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, एंड यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH2CH3। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा CH3CH2NH, और यहाँ लिखा CH2CH3 तथा करके लिखा बच्चों, एंड करके लिखा
यहाँ पर CH3NH CH2CH2CH3। तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इधर कितने कार्बन है? 2। एक इधर शिफ्ट कर दिया क्या? 3 हो गए ना इधर। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इधर भी 2। एक कार्बन इधर शिफ्ट कर दिया, 3 हो गए ना। देखो यहाँ इधर 2 कार्बन थे, इधर भी 2 कार्बन, इधर एक शिफ्ट कर दिया, 3 हो गए ना। तो यूँ कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ कार्बन जब होता है तो उससे कहते हैं हम लोग मेटामेरिज्म, अर्थात कार्बन के स्थानांतरण को कहा जाता है मध्यावयवता। और ये उन समूह में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह मध्य में पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल आप जानते हैं, ईथर के अंदर मिलेगी, कीटोन में मिलेगी और 2 डिग्री अमाइन के अंदर मिलेगी। ये कहलाती है आपकी मेटामेरिज्म। और बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोमेरिज्म वाइल द ट्रांसफर ऑफ कार्बन इज नोन एज मेटामेरिज्म। हाइड्रोजन का स्थानांतरण चलावयवता कहलाता है, जबकि कार्बन का स्थानांतरण आपका मध्यावयवता कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। कौन कौन से बताए? श्रृंखला समावयवता, ठीक है, चेन का साइज छोटा और बड़ा होगा, क्रियात्मक समूह की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा क्या बताया आपको? दूसरा बताया मैंने इसके अंदर आपको स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलेगी, ठीक है, चेन का साइज रहेगा। तीसरा बताया मैंने आपको इसके अंदर क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद बताया मैंने आपको टोटोमेरिज्म, जिसको हम लोग बड़ा आपको चलावयवता। उसके बाद बताया मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है बच्चों इसका, वो कहलाता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम है, त्रिविम समावयवता। तो सेकंड टाइप लिखिए, सेकंड टाइप लिखिए बच्चों, और सेकंड टाइप हो गया हमारे पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल की बात मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पूरा एक चैप्टर है हमारे पास में, ये वहीं डिटेल से बात करेंगे। आप इतना सा याद रख लीजिए, दो बड़े टाइप 11 के बेस पे बात करें तो एक होता है जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक होता है ज्यामिति और दूसरा होता है प्रकाशिक, ठीक है। क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी फिर आप और ज़्यादा देखेंगे तो इसमें भी कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं, समरूपी होते हैं, विन्यासी होते हैं। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारे पास में, जब चैप्टर आएगा तो पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वहाँ अभी आपको ध्यान रखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जहाँ जहाँ इसके अंदर का एक थोड़ा सा क्लू आएगा तो मैं वहाँ इसको आपको बताऊँगा ही कि भैया यहाँ पर ये क्या होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? ये था हमारे पास में अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोल रहे थे आइसोमेरिज्म। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ लिया हम लोगों ने जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। उसके बाद पढ़ लिया हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद में पढ़ लिया हम लोगों ने नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में पढ़ लिया यूपीएससी, ट्राइवल नेम एंड डेरिवेटिव नेम। और उसके बाद में पढ़ लिया हम लोगों ने आइसोमेरिज्म। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, और उसका नाम है, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल बारीकी से, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर बच्चों reagents. It's a very important part of the chemistry which deals with different type of reactions. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशल कलेक्शन है मेरा ये। और इसके अंदर क्या है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन चलाने में बहुत आसानी होगी, इसलिए इसके कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे आपके हाथ के हाथ, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताने से पहले एक बार याद दिला दूँ, 11th क्लास में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक के मार्केट में टोटल 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक होती है आपकी एलिमिनेशन,
दूसरी होती है एडिशन, तीसरी होती है इसके अंदर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ होती है इसके अंदर आपके पास में रीअरेंजमेंट। एलिमिनेशन मतलब विलोपन अभिक्रिया, एडिशन मतलब योगात्मक अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा नाम है इसका, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये होता है आपका पुनर्विन्यास। एलिमिनेशन का मतलब आप जानते हो, किसी भी चीज़ को हटा देना, निकाल देना, एलिमिनेशन होती है। मैं तो आपको इसके अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेगा, जब भी विलोपन अभिक्रिया की बात करेगा, तो एक बात एक को ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो ये है कि अगर रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन के बाद में वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा तो वो रिएक्शन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन का मतलब होता है केवल रिएक्शन में कुछ ना कुछ निकलेगा, केवल निकलेगा, और जब कोई चीज़ निकलती है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर रिएक्शन से पहले सिंगल बॉन्ड था तो उत्पाद जो बनेगा उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। योगात्मक की बात करें, जस्ट अपोजिट है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ जो नियम काम करता है वो काम करता है सेथ-जेफ का नियम। क्या काम करता है भैया? सेथ-जेफ का नियम। सेथ-जेफ ने सिंपल सी एक बात कही थी, जिसमें जितने अधिक CH3 वह उतना अधिक बनता है। ये ध्यान रखना, जिसमें CH3 ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा बनेगा। क्या होंगे, कैसे होंगे, सब समझाएंगे अपन बाद में। भी इसको ज़्यादा इससे बस इतना जाना है, सेथ-जेफ का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी रिएक्शन चला रहे हो और उसमें उत्पाद बना, मान लो एक की जगह 2 बन गए, तो कौन सा ज़्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा? तो वो ज़्यादा बनता है जिसमें CH3 ज़्यादा होंगे। इतनी सी ध्यान रखना है। इफ़ 2 प्रोडक्ट आर पॉसिबल in a reaction, then that product will be in major quantity which contain maximum number of methyl group और CH3 group. Is that clear or not? ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। योगात्मक अभिक्रिया में जो आपको याद रखना है बच्चों, वो ये याद रखना है भैया कि देखो, अगर रिएक्शन चलाने से पहले ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन के बाद में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है द नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी डिक्रीज इन द एडिशनल रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रियाओं में बॉन्ड की संख्या घटती है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? वो ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर आपको कि भाई ज़्यादा दिक्कत हो याद करने में। बिल्कुल ईजी सा बता दिया आपको कि एलिमिनेशन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या करने हैं, बढ़ाने, और एडिशन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड घटाने। इतना से ध्यान रखना है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ के ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन यहाँ एडिशन का मतलब केवल जुड़ेगा, यहाँ केवल निकल रहा नहीं, जुड़ेगा। इसमें क्या होता है, कुछ जुड़ता है, कुछ प्लस होता है और कुछ निकलता है, माइनस होता है। तो ध्यान रखना, इसमें बॉन्ड में नो चेंज होता है, नो चेंज इन नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने बंद होंगे उतने ही रहेंगे। और पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए क्लास चल रही है और क्लास में आप आ गए, टीचर को 5-7 मिनट हो गए थे पढ़ाते हुए, आप आए और आपने क्लास में घुसते ही आप कॉर्नर पे बैठ गए आके लास्ट वाली सीट पर, ठीक है। उसके बाद में जब क्लास में बीच बीच में जब चलती रही तो फिर टीचर ने कहा आपको भाई वहाँ से खड़े हो जाओ, इधर आके बैठ जाओ, तो आपको वहाँ शिफ्ट करके इधर बिठा दिया।
तो ये आपका कहलाता है रीअरेंजमेंट, कि आपका विन्यास पुनर्विन्यास हो गया, मतलब आपकी जो लोकेशन है, आपका जो लोकेट है वो चेंज हो गया, आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसमें भी बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। तो मेन तो ये दो रिएक्शन है। योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ज़्यादातर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। और मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था भैया, कि भाई सिंपल सी बात यह है कि माइनस वाला पार्ट जो होता है, माइनस वाला भाग सदैव उस कार्बन पर जोड़ो, उस कार्बन पर माइनस वाला भाग सदैव उस कार्बन पर जोड़ो जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन हो तथा वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। बोल देता हूँ एक बार, जगह कम थी। माइनस वाला भाग सदैव उस कार्बन पर जोड़ो जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन हो तथा वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। जैसे मान लो आपको कुछ भी जोड़ना है, आपने कहा साहब मुझे HCl जोड़ना है, जोड़ दो। HCl जोड़ना है तो अब HCl भैया प्लस कौन और माइनस कौन के साथ क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस है। तो ये यूँ कह रहा है कि भैया माइनस को वहाँ जोड़ देना, ले जा करके जहाँ जिसमें जोड़ रहा है वहाँ पर कार्बन ऐसा हो जिसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ऐसा ही लिख दिया है, मैं एग्जांपल लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड लिख दो। और मैंने कहा यार ऐसा कर इसके अंदर HI को जोड़ दें। तो मार्कोनिक आप कहता नहीं, जोड़ने से पहले आप देखो प्लस और माइनस कौन है। आपने कहा माइनस आयोडीन है भैया, तो अब आयोडीन को वहाँ ले जाकर जोड़ो जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा हो और हाइड्रोजन कम हो। आपने कहा सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो इस कार्बन में नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड ठीक है, तो अब इन दोनों में से देख लो मुझे हाइड्रोजन किस पे, उस पर आयोडीन को जोड़ना है। आपको सर आयोडीन इस पर 1 है, इस पर 2 है, तो यहाँ जोड़ दो, तो आयोडीन को यहाँ जोड़ दो आप, बचा हाइड्रोजन उसको यहाँ जोड़ दो आप। बात समझ आ गई? डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब भी टॉपिक आएगा। अभी अपन को इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। अभी जो मैंने आपको बताया इतना सा ध्यान रखना है कि भैया अगर एलिमिनेशन है, कोई चीज़ निकल रही है तो बॉन्ड बढ़ाते हुए चलना है, एडिशन है, कोई चीज़ जुड़ रही है तो बॉन्ड घटाते हुए चलना है। अगर उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है, कुछ जुड़ रहा है कुछ निकल रहा है, बॉन्ड की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रीअरेंजमेंट है तो भी बॉन्ड की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिएजेंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं, अब वो पढ़ना है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन करके डाल सकते हो रिएजेंट में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार हेडिंग करके डाल दो और ये टाइप लिख लो शॉर्ट में। डिटेल आपको जानने के लिए 11वीं की क्लास देखनी ही पड़ेगी बच्चों, और ज़्यादा डिटेल जाननी है, क्योंकि 11वीं क्लास में ये मटेरियल मिलता है। अब आप कहेंगे गुरुजी अभी 11वीं क्लास हम कहाँ देखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं यूट्यूब पर अपनी, ठीक है। अगर आपको देखनी होंगी कोई टॉपिक तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। पर्सनली आप खूब देखो, उसको दोस्तों को बताओ, आपके 11वीं का टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 11वीं की अब तक इनऑर्गेनिक लगभग पूरी हो गई है हमारी, उसके अंदर ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी उसके अंदर भी। तो 11वीं की क्लास के अंदर आप लोग देख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हेडिंग लिख लीजिए आप, रिएजेंट्स। रिएजेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलेंगे भैया? अभिकर्मक। अभिकर्मक ये रिएजेंट होगा। और अभिकर्मक में नंबर 1 हमारे पास में रिएजेंट जो आज हम लोग लेने वाले हैं बच्चों, वो नंबर 1 रिएजेंट हमारे पास में आ जाएगा, और वो है बच्चों हमारे पास में डाइल्यूट H2SO4। क्या भैया? डाइल्यूट H2SO4। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई है आपको। ख़ास बात यह है बच्चों, जब भी ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका कुछ कार्य होता है। कार्य की बात करेंगे हम लोग, काम क्या करता है ये, इसका कार्य क्या है? कार्य यह है जल, बोले तो H2O, मतलब
HOH जोड़ता है। तो जब भी कोई रिएक्शन में आपको डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिल जाए, इट मीन्स यू हैव टू ऐड वाटर इनटू द रिएक्शन। आपको उस अभिक्रिया में जल का अणु जोड़ना है। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब कुछ चीज़ जुड़ रही है तो इतनी बात समझ में आ रही है कि योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4। वो कुछ लिख के नहीं देगा आपको, केवल डाइल्यूट H2, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा डाइल्यूट लिख दिया तो अब आप अपनी मर्जी से लिख लो H और OH, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मुझे इसको अंदर जोड़ना है, जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जोड़ने से पहले देख लेना कि जिन कार्बन पे जोड़ना है वहीं देख लेना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं है। आपने देखा यार दोनों कार्बन बराबर, दोनों पर हाइड्रोजन बराबर है, तो कहीं भी कुछ भी जोड़ दो। आपने कहा सर H में यहाँ जोड़ूंगा तो ये हो गया मेरे पास में CH3, OH यहाँ जोड़ूंगा तो हो गया आपका मेरे पास CH2OH। तो ये हो गया आपका H यहाँ और OH यहाँ। आप चाहो तो OH इधर H इधर जोड़ो, बात है कि सेम प्रोडक्ट बनेगा। फिर आप ये कहोगे सर ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कैसे? अरे भैया जोड़ रहे हैं ना, योगात्मक अभिक्रिया तो क्या होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड रह जाता, डबल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड रह जाता। बोले सर और एग्जांपल और ले लो। यहाँ लिख दिया है मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिख दिया आपने डाइल्यूट H2SO4, उसने ये लिख दिया। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर H प्लस और OH माइनस लिखूंगा मैं। लेकिन डबल बॉन्ड ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो तो पहली बात तो आपके माइंड में आएगी कि मुझे जल जोड़ना है, H2 जोड़ना है, H और OH जोड़ना है। दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं जोड़ूं कहाँ पर, पूरी चैन है लंबी पूरी कहाँ जोड़ूं। तो आपको देख लेना भैया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं जोड़ना है। आपको सर ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है मुझे, तो ठीक है, उन दोनों कार्बन की बात करनी है, बाकी चैन की बात नहीं करनी है। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है। अब इन दोनों का आप गौर से देखोगे तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके अंदर है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1, इसमें कितने हैं, 2। तो OH को यहाँ जोड़ो और H को यहाँ जोड़ो, ये बन गया आपका CH3 CH, ये OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये H आ जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा CH3। मतलब आंसर हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल। और आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो यह अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया, इसकी कौन सा नियम लगता है योगात्मक अभिक्रियाओं में, शाबाश, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होती है, नियमानुसार होती है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होती है। और मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल्स। और मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, मार्कोनिक कहा था इन एन एडिशनल रिएक्शन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज अटैच दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर अभिक्रिया योगात्मक हो तो अभिक्रिया में ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जो द्विबंध से बंधित हो तथा जिसमें न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। लिख लो आप मार्कोनिकॉफ का नियम, लिखिए मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार किसी योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जो द्विबंध अथवा त्रिबंध से बंधित हो तथा जिस पर न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज अटैच दैट कार्बन which should be double bonded and triple bonded and contain least number of hydrogen is known as Markovnikov rules। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो देखिए बच्चों, यहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिख दिया मैंने डाइल्यूट H2SO4। सेम कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में, जोड़ देंगे आप। और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, क्या दिक्कत है, चलिए और एग्जांपल बता देता हूँ। तो एक बात तो ये समझ में आ रही होगी आपको कि सब एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं अपन लोग। एल्कीन से एल्कोहल जब भी बनाना हो आपको तो सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करा देंगे। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें, मान लीजिए बच्चों हम लोग ये बात करें आपसे,
ठीक है। यहाँ मैंने कंपाउंड लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर आपसे कहा जाएगा भैया रिएक्शन करा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। किससे रिएक्शन करानी है आपको? डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करानी है। अब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करानी तो क्या करना पड़ेगा? आप ये कहेंगे साहब मुझे H और OH जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़ूँ? अरे दोनों सेम है, कहीं जोड़ दो। H आपने यहाँ जोड़ दिया, क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अच्छा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर था, कहीं भी कुछ भी जोड़ दो, H यहाँ जोड़ दिया और OH यहाँ जोड़ दिया। अभी उसके बाद में एक कंडीशन और आती है मेरे पास में, अगर अभी डबल बॉन्ड और है तो एक बार और रिएक्शन चला सकता हूँ। फिर लिख दिया मैंने डाइल्यूट H2SO4, मतलब मुझे वापस H और OH जोड़ना है। मुझे मार्कोनिकोव को याद करना पड़ेगा, और मार्कोनिकोव क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH आ जाएगा मेरे पास इस कार्बन पे और H आ जाएगा यहाँ, तो यह H जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? CH3 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, ये जाएगा OH यहाँ पर ही हो जाएगा CH, एक OH ये रहा मेरे पास में और एक OH ये रहा। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बताई थी कि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं हो सकते। आपको बताया था मैंने, JM डाइहाइड्रिक एल्कोहल नहीं होता भैया, तो एक ही कार्बन पर OH एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो वह अस्थायी होता है, जलकाणु निकल जाता है। तो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी द वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एल्डिहाइड CH3 CHO। तो एक बात और समझ में हमारे आ जाती है कि भैया डाइल्यूट H2SO4 से एल्कोहल ही नहीं एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा यहाँ एक चेंज और आसानी से कर सकते हैं। अरे यार मान लीजिए मैं यहाँ से इसको रिएक्शन नहीं करा कर रीअरेंजमेंट करा दूँ, पुनर्विन्यास करा दूँ, मतलब मैं इस हाइड्रोजन को उठा के सीधे यहाँ लगा दूँ, तो CH3 हो गया ना और CHO बन गया। तो इसको हम लोग रीअरेंजमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा, वरना 2 स्टेप का चलना पड़ेंगे। तो बिल्कुल इजी है रिएक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। मान लीजिए एक रिएक्शन और कर देते हैं हम लोग, चला लेते हैं, फोकस रखेंगे बच्चों। डाइल्यूट H2SO4 रिवीजन करेंगे, क्या बार समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, या एक लिख लो, ये लो। अब आपसे कहा यार डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, अब मैं करा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो खास बात ये है बच्चों, जो आपको ध्यान रखने के H और OH आपको जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड जाए वहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग नजर आ रहा है? आपको सर हाँ नज़र आ रहे हैं, तो बताओ OH क्या जाएगा? यहाँ पर आएगा, सबसे कम हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3C, ये आ गया OH यहाँ पर मेरे पास में, और H आ गया यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये CH तो था ही। आपको सर H में यहाँ की जगह इधर ले जाऊँ तो, अरे भैया आपको जोड़ने की बात ही वहाँ करनी है, उन कार्बन की करनी है जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो बात इन दोनों की होगी, कंपटीशन में ये दोनों हैं, जैसे कंपटीशन में ये दोनों थे, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, तो बात उसी की होगी जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो इन दोनों की बात करेंगे, तो H को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। बताओ अभी भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। आप एक बार और रिएक्शन करा दो, आपने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4, वापिस आप क्या करेंगे? मार्कोनिकोव को फॉलो करेंगे, H और OH लगाएंगे, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए यहाँ आ गया आपका OH, ये बन गया आपका CH3C OH OH CH3, H यहाँ गया CH3 हो गया, और ये OH ऊपर चला गया। बताओ स्टेबल है अनस्टेबल? आपको सर अनस्टेबल है, क्यों? एक से ज़्यादा OH एक कार्बन पर नहीं हो सकता। तो क्या करूँ? आपको सर जल का अणु निकाल दो, येलो निकाल दिया, क्या हो गया भैया मुझे बता दो। आपको सर कीटोन बन गया CH3C डबल बॉन्ड और CH3। तो एक बात और समझ में आ गई मेरे को, क्या भैया डाइल्यूट H2SO4 से केवल मैं एल्कोहल ही नहीं बना सकता, एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ और कीटोन भी बना सकता हूँ। अच्छा एक खास बात और है, अरे रीअरेंजमेंट करा दो ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, इनोल ही तो है ये, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास, H इधर चला जाएगा, ये तो CH3 हो गया ना। तो सिंपल सी बात यह है कि डाइल्यूट H2SO4 की बात करें बच्चों, तो सिंपल सी बात जो हमारे समझ में आती है वो ये आती है कि डाइल्यूट H2SO4 जब भी कहीं आता है तो हमें ध्यान रखना है कि भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ H प्लस और OH माइनस को जोड़ना है। और जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो मार्कोनिकोव को याद रखेंगे, मतलब OH को उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पे सबसे कम हाइड्रोजन होंगे।
ठीक है बच्चों। अगर हाइड्रोजन बराबर होंगे तो कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एडिशन रिएक्शन सारी हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अभी इस लेक्चर में आपको इतना सा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि इस लेक्चर में हम लोगों ने अपना आइसोमेरिज्म तक कंफर्म कर लिया। ये तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, वरना रिएजेंट सब एक साथ ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। रिएजेंट की क्लास तकरीबन 6 से 7 क्लास और अपन रिएजेंट की लेंगे, 6 या 7 जो भी होगी। उसके बाद में फिर हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पे चलेंगे। आपको लग रहा होगा सर अब इतनी क्लास हो गई, अब तक अपने ऑर्गेनिक चालू ही नहीं हुई चैप्टर। खास बात ये, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है। सब चीज़ एक्चुअल में हम लोगों ने ऑर्गेनिक में कुछ नहीं भी किया, और यूँ कह सकते हैं ऑर्गेनिक का लगभग पोर्शन, जिसको हम लोग 33% पोर्शन कह सकते हैं, वो कर भी चुके हैं, ठीक है। आपको खुद को आइडिया हो जाएगा जब हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, आप खुद कहेंगे हाँ सर हमारे समझ में आ गया, हाँ सर ये तो हमने किया हुआ था, हाँ सर ये तो हमसे हो रखा है, ठीक है बच्चों। क्लास से रेगुलर रहते रहिए, अपने जो दोस्त हैं उनको बताते रहिए। और जैसा कि आपको बताया था कि अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट जीनियस के नाम से, अब उस पर शॉर्ट वीडियोज़ हम लोग कुछ दिनों में डालने वाले हैं। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने दोस्तों को बताते रहना कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ बच्चों ने परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए और बोला है, अभी उनके लिए वो करेंगे, टाइम थोड़ा सा मिल नहीं पाया था बच्चों, ठीक है। कोड वर्ड आपको मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, ताकि रिजल्ट अपना अच्छा रहे, ताकि आपके पेरेंट्स का और ट्रस्ट हम पर बढ़े, ठीक है बच्चों। और जो अपने दोस्त हैं, जो जानने वाले, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, उनको बताते रहेंगे भाई हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, अगर आपको भी क्लास लेनी है तो साथ में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको आता है, जैसे नवीन बार बार पूछते रहता है और दूसरे स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं, तो आप भी उस तरीके से आप अपना व्हाट्सअप से जो यहाँ पर कोई डाउट आता है, कोई मान लो बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, हर लेक्चर में बता दिया जाता है। इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट्सअप नंबर हमारे पास में है 9928686827, ठीक है। आई के सर के नाम से सेव कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। और आप जब भी आपको कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए, तो आप इसकी पिक खींच के भेज दीजिए। हो सकता है तुरंत आंसर नहीं मिले, इट मे बी पॉसिबल, कंडीशन है, तो आपको एक आध दिन बाद आंसर मिल सकता है, क्योंकि क्या क्लासेस रहती हैं, इधर उधर रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डरना घबराना नहीं, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए। वर्चुअल क्लासेस के अंदर आपको पढ़ना है जब तक आपका ये कोरोना का मामला ख़त्म नहीं हो जाना है। जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो फिर हम लोग करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों, हम लोग कभी कभी आपके हौसला बढ़ाने के लिए लाइव क्लास भी चलाएँगे। आपको बताएँगे भाई लाइव क्लास में कोई डाउट होंगे तो आपके हाथ का डाउट भी करेंगे और आपकी पढ़ाई का हालचाल भी होंगे, ठीक है बच्चों। ओके।